हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट गुरुजी के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं राजकुमार। आज के इस वीडियो में देखेंगे हमारा पर्यावरण यानी कि आवर एनवायरनमेंट। ये आपका कक्षा 10 विज्ञान का अध्याय नंबर 15 है एनसीईआरटी के अनुसार, ठीक है ना। वैसे ये बायोलॉजी के अंतर्गत इनको रखा गया, ठीक है ना। तो इस चैप्टर को आज हम पूरा वन शॉट पढ़ेंगे। जितना भी टॉपिक इसमें आता है, हर एक सवाल को, हर एक क्वेश्चन को हम अच्छे से करेंगे और आपको अच्छे समझ में जरूर आएगा। और जो भी प्रश्न एग्जाम में आएगा आप उनको अच्छे से कर लीजिएगा, चाहे ऑब्जेक्टिव हो कि सब्जेक्टिव हो, ठीक है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि फिर आप 10th पास करके 11th 12th में जाएंगे तो उन सब का भी हम तैयारी करवाते हैं, ठीक है ना। तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, शेयर लाइक जो भी आप कर दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पर्यावरण, देखिए चैप्टर का नाम जो है हमारा पर्यावरण। सबसे पहले हम देख लेते हैं आखिर पर्यावरण क्या होता है। पर्यावरण का मतलब होता है हमारे चारों ओर, यानी कि हमारा चारों ओर जो माहौल है, इन्हीं चीज़ को हम क्या कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं। इन पर्यावरण में कुछ चीज़ें निर्जीव भी है, कुछ चीज़ें सजीव भी हैं। तो पर्यावरण का आप डेफिनेशन लिख लीजिए यहाँ पर। पर्यावरण, पर्यावरण का डेफिनेशन क्या होगा? हमारे चारों ओर के वातावरण को, हमारे चारों तरफ के वातावरण को ही, चारों तरफ के वातावरण को ही पर्यावरण कहते हैं, ठीक है ना। तो ये आप डेफिनेशन लिख लीजिएगा। हमारे चारों तरफ के वातावरण को ही पर्यावरण कहते हैं, मतलब हम जहाँ रहते हैं हमारे चारों जो भी चीज़ें हैं वो हमारा पर्यावरण हो जाता है, ठीक है ना। अब देखिए, अब पर्यावरण तो हो गया आपका। अब जो है हम पढ़ेंगे पारितंत्र के बारे में। किसके बारे में? पारितंत्र के बारे में। तो आप हेडिंग लगाइए पारितंत्र, ठीक है ना। पारितंत्र, पारितंत्र, पारितंत्र या इनको पारिस्थितिकी तंत्र भी बोलते हैं। इनको हम पारिस्थितिकी तंत्र भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो दोनों इसी का नाम है, पारितंत्र या पारिस्थितिकी तंत्र। इसको इकोसिस्टम इंग्लिश में बोलते हैं। तो पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? देखिए, हमारे पर्यावरण में जीवों का जीवों के साथ एवं उनके वातावरण के साथ जो संबंध है, जैसे हमारे पर्यावरण में जो है हमारा संबंध जो है निर्जीव वस्तुओं के साथ भी है, सजीव वस्तुओं के साथ भी है। तो ये जो संबंध है ना हमारा और उनसे, ये संबंध क्या कहलाता है? पारितंत्र कहलाता है। यानी कि आप बोल सकते हैं ये संबंध एक पारितंत्र का निर्माण करता है, ठीक है ना। तो इस पॉइंट को लिख लीजिए। हमारे पर्यावरण में, लीजिएगा, हमारे पर्यावरण में जीवों का जीवों के साथ, जीवों का जीवों के साथ एवं उसके वातावरण के साथ संबंध को, उसके वातावरण के साथ संबंध को पारितंत्र कहते हैं या पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं, जो आप बोलिए, ठीक है। पारितंत्र कहते हैं, ठीक है ना। तो आप ये समझ गए हैं। अब देखिए, पारितंत्र जो होता है आपका वो दो प्रकार का होता है। लिख लीजिए, पारितंत्र दो प्रकार के होते हैं। पारितंत्र दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। पहला आपका हो जाएगा प्राकृतिक पारितंत्र। क्या हो जाएगा? प्राकृतिक पारितंत्र आपका पहला हो जाएगा, ठीक है ना। फिर दूसरा आपका हो जाएगा कृत्रिम पारितंत्र। क्या हो जाएगा? कृत्रिम पारितंत्र हो जाएगा। तो ये दो प्रकार के जो हमारे पास पारितंत्र होते हैं। पारितंत्र को एक बार और अच्छे से समझ लें ताकि जो भी आपका डाउट है क्लियर हो जाएगा। ठीक है, पारितंत्र क्या है? इन्हीं को पारिस्थितिकी तंत्र बोलते हैं। हमारे पर्यावरण में, मतलब हमारे चारों ओर जो है जीवों का जीवों के साथ, यहाँ समझिए, जीव का मतलब हम भी जीव हो गए और कोई दूसरा जीव, जैसे कि बकरी, गाय, मछली, तछली, जो भी मुर्गा है, सब क्या हो गए? ये सब भी जीव ही हो गए। तो क्या जीवों के साथ जीवों का संबंध नहीं है? जैसे कि हम लोग गाय पर डिपेंडेंट है, गाय से दूध लेते हैं कि नहीं, मछली खाते हैं, है ना, मुर्गा खाते हैं, तो जीवों, हमारा उनसे संबंध है। तो जीवों का जीवों के साथ एवं उसके वातावरण के साथ संबंध, यानी चारों ओर जो संबंध, देखिए हमारा मिट्टी से भी संबंध है, पानी से भी संबंध है, वायु से भी संबंध है। तो ये जो पूरा संबंध है ना, ये हमारा क्या बनाता है? एक पारितंत्र बनाता है। और पारितंत्र दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक पारितंत्र और कृत्रिम पारितंत्र, ठीक है ना। अब देख लेते हैं कि प्राकृतिक पारितंत्र क्या होता है और कृत्रिम पारितंत्र क्या होता है। देखिए, प्राकृतिक, जो प्राकृतिक का मतलब क्या हुआ कि जो प्रकृति में पहले से मौजूद है, यानी इस पृथ्वी पर जो पहले से मौजूद है वो, उसको हम क्या बोलेंगे? वो प्रकृति हो गया। तो कह सकते हैं प्रकृति में पहले से मौजूद, प्रकृति में पहले से मौजूद, प्रकृति में पहले से मौजूद पारितंत्र को
प्राकृतिक पारितंत्र कहते हैं, प्राकृतिक पारितंत्र कहते हैं, ठीक है ना। जैसे कि आपका हो गया जंगल, आपका हो गया जंगल, आपका हो गया झील, हो गया है ना, etc। तो प्राकृतिक का मतलब है जो पहले से मौजूद है इस पृथ्वी पर, उसे हम क्या कहेंगे, प्राकृतिक पारितंत्र कहेंगे। जंगल आपका, तो जंगल जो है ऐसा थोड़ा है कि आप जंगल स्पेशल जाके बनाते हैं, जंगल पहले से मौजूद है इस पृथ्वी पर, तो जंगल हमारा क्या हो जाएगा, प्राकृतिक पारितंत्र हो जाएगा। झील है, झील का निर्माण थोड़ा होता है, झील पहले से होता है, तो ये सब आपका क्या हो जाएगा, प्राकृतिक पारितंत्र हो जाएगा। पूछता है कि जंगल कैसा तंत्र है, तो प्राकृतिक पारितंत्र है, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं हम कृत्रिम पारितंत्र की। अब लिखिए आप कृत्रिम पारितंत्र, कृत्रिम पारितंत्र। देखिए कृत्रिम पारितंत्र किसे बोलेंगे, कृत्रिम का मतलब होता है मनुष्य के द्वारा बनाया गया। कृत्रिम का मतलब क्या होता है, मनुष्य यानी हम लोग जो बनाते हैं उसे कृत्रिम कहते हैं। तो पारितंत्र लगाए तो बोलेंगे वैसा पारितंत्र जिसे मनुष्य के द्वारा बनाया जाता है, बोल सकते हैं वैसा पारितंत्र, वैसा पारितंत्र जिसे मानव के द्वारा या मनुष्य के द्वारा, जो भी लिखिए आप, से मानव के द्वारा बनाया जाता है, से मानव के द्वारा बनाया जाता है, बनाया जाता है, कृत्रिम पारितंत्र कहलाता है, पारितंत्र कहलाता है, ठीक है ना। अब इसमें आपको खुद पता होगा, जैसे कि आपका जलाशय हो गया, जलाशय हो गया आपका, ठीक है ना, आपका तालाब हो गया, ठीक है ना, तो और एक्सेट्रा आप दे सकते हैं। तो जलाशय, तालाब, और एक आप चीज़ एक और दे सकते हैं, बगीचा भी लिख लीजिए, लिखिएगा तो बगीचा लिख लीजिए, और इट इज, बस इतना काफ़ी होगा। इसी से प्रश्न आपका है। कृत्रिम मतलब जो मानव द्वारा बनाया गया, जैसे कि जलाशय, जलाशय मतलब क्या होगा, जिसमें हम जल जमा करते हैं उसे जलाशय कहते हैं। मान लीजिए आपका मन हुआ कि पानी का बचत नहीं हो पा रहा, तो एक बना दिए हम बड़ा सा एक टैंक, प्लस्तर करके ईटा, मिट्टी का, ईटा सीमेंट का, उसमें क्या कर रहे हैं, पानी को हम रख रहे हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, जलाशय बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो जलाशय तो अपने से बनाए, तो आपका क्या है, कृत्रिम पारितंत्र। तालाब भी देखिए अपने से बनाया जाता है, तालाब में पानी रखने के लिए वर्षा का जल मान चलिए कि आ रहा है, तो तालाब में उसको स्टोर कर लिया जाता है, तो ये आपका कृत्रिम होता है। बगीचा, गार्डन, जिसको घर के अलावा ज़्यादा एक्स्ट्रा ज़मीन होता है, तो वो क्या करते हैं, बगीचे में छोटे छोटे पौधे अच्छे प्रकार के लगा देते हैं, तो ये आपका क्या हो गया, कृत्रिम पारितंत्र हो गया, ठीक है ना। तो अब हम पढ़ लेते हैं जैविक घटक, यानी कि पारितंत्र के घटक कौन कौन है उनको देख लेते हैं। अब लिखिए आप पारितंत्र के घटक, पारितंत्र के घटक, पारितंत्र के घटक। तो पारितंत्र के बेसिकली दो घटक होते हैं। कितने घटक होते हैं, दो घटक होते हैं। एक आपका होता है जैविक घटक, एक आपका होता है जैविक घटक, और दूसरा आपका होता है अजैविक घटक, ठीक है ना। ये पारितंत्र के हमारा घटक हो गया, जैविक और अजैविक घटक। इसको बोलते हैं बायोटिक, इसको बोलते हैं अबायोटिक, ठीक है ना। तो घटक का मतलब क्या हो गया, घटक का मतलब हो गया कि उसमें क्या क्या है। जैसे अगर मैं आपको पूछूं कि खीर के घटक क्या क्या है, तो आप क्या बोलेगा कि उसमें चीनी होगा, चावल होगा, है ना, दूध होगा, ये उसका क्या हो गया, घटक हो गया। जैसे बोलूँगा कि शरबत का घटक क्या होगा, चीनी हो गया, पानी हो गया, यही होगा। तो यहाँ पर जो है पारितंत्र के घटक, यानी पारितंत्र किस किस चीज़ से मिलकर बना है, तो दो चीज़ से मिलकर बना है, एक जैविक घटक, एक अजैविक घटक, ठीक है ना। देखिए नाम से स्पष्ट है कि जैविक घटक, जैविक का मतलब जीव हो गया, और अजैविक का मतलब हो गया निर्जीव। अ का मतलब होता है नहीं, और जैव का मतलब जीव, मतलब नहीं जीव मतलब निर्जीव। तो जैविक घटक का परिभाषा लिखिएगा कि ऐसे करके लिख लीजिए आप, जैविक घटक, जैविक घटक, ठीक है ना। तो लिखेंगे ऐसे घटक, पारितंत्र के ऐसे घटक, पारितंत्र के ऐसे घटक, पारितंत्र के ऐसे घटक जिनमें जीवन होता है, जिनमें जीवन होता है, जिनमें जीवन होता है, उसे जैविक घटक कहते हैं, ठीक है, उसे जैविक घटक कहते हैं, ठीक है ना। तो इतना आप समझ गए हैं। अब जैसे कि आपका हो गया, बोल सकते हैं मनुष्य हो गया, है ना, जानवर हो गया, सूक्ष्म जीव बोल सकते हैं, etc। तो ये सभी जो आपका क्या है, पारितंत्र के जैविक घटक है। मतलब मनुष्य, मनुष्य यानी हम लोग जीवन है, वैसे घटक जिनमें जीवन हो, मतलब जो सांस लेता हो, चल पल पाता हो, जनन करता हो, है ना, तो इसको हम सजीव का लक्षण बोलते हैं। तो जीवन तो उसी में होगा जिनमें सजीव का लक्षण होगा।
तो जानवर है, ये भी जीवन, इनमें जीवन है। सूक्ष्म जीव जो होते हैं छोटे छोटे अमीबा पैरामीशियम, इनमें भी जीव होता है ना। तो ये सभी क्या आपके पारितंत्र के जैविक घटक हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं अजैविक घटक। देखिए अजैविक नाम से स्पष्ट है, अजैविक घटक मतलब कि जो निर्जीव है। अब बोल सकते हैं पारितंत्र के ऐसे घटक, पारितंत्र के ऐसे घटक जिनमें जीवन नहीं है, जिनमें जीवन नहीं, आप लिख लीजिए, उसे क्या कहेंगे, अजैविक घटक कहेंगे। जैसे कि आपका हो गया वायु हो गया, है ना, मृदा हो गया और आपका जल हो गया, ठीक है ना। तो इन सब में आपका क्या है, वायु मन हवा, हवा हम न लेते हैं, लेकिन हवा खुद क्या, हवा में जीवन थोड़े है, निर्जीव है वो। मिट्टी में सांस थोड़े चलता है, मिट्टी निर्जीव हो गया, उनको हम भले लेते हैं, यूज करते हैं। जल का सूत्र H2O होता है, लेकिन उसमें जीवन कुछ भी नहीं है। तो ये सब क्या हो जाएंगे, अजैविक घटक हो जाएंगे, ठीक है ना। इतना आपको क्लियर है। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कि जैविक घटक के अंग कौन कौन से हैं। तो आप लिखिए जैविक घटक के अंग, जैविक घटक के भाग लिख लीजिए आप, अच्छा रहेगा, जैविक घटक के भाग। तो जैविक घटक मतलब, जैविक का मतलब हो गया जीव। तो इनमें कौन कौन आएंगे, तो इनमें आते हैं आपके 3 चीज़ मेनली रूप से आते हैं। पहला आपका आता है उत्पादक आता है, कौन आता है, उत्पादक आता है। दूसरा आपका उपभोक्ता आता है, ठीक है, दूसरा आपका उपभोक्ता आता है। और तीसरे नंबर पर आपका आता है अपघटक आता है, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को आप लिख लीजिए, यानी कि जैविक घटक में ये 3 चीज़, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक, ये तीनों चीज़ किस में आते हैं, जैविक घटक में आते हैं। अब हम बारी बारी से देखेंगे उत्पादक क्या होता है, उपभोक्ता क्या होता है, अपघटक क्या होता है। तो अब आप लिखिए उत्पादक हम किसे कहते हैं, एग्जाम में प्रश्न आता है उत्पादक से। तो उत्पादक किसे कहते हैं, लिख सकते हैं वे सारे हरे पौधे, वे सारे हरे पौधे जो प्रकाश संश्लेषण करके भोजन बनाते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण करके अपने भोजन का निर्माण करते हैं, अपने भोजन का निर्माण करते हैं, भोजन का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहते हैं, उत्पादक कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, उत्पादक। मतलब कि वे सारे हरे पौधे जो प्रकाश संश्लेषण करके अपने भोजन का निर्माण करते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, उत्पादक कहेंगे। देखिए उत्पादक का मतलब ये होता है जो उत्पाद करता है, जो बनाता है। जैसे मनुष्य, हम लोग किसी भी चीज़ का उत्पाद मत करते हैं। अब तुम ये बोलना सर हम खेत में तो फसल का उत्पादन करते हैं, तो तुम वो नहीं करते हो। वो प्रकार पौधा खुद अपना उत्पादन भोजन बनाता है, अपना भोजन जो वो है ग्लूकोज के रूप में प्रकाश संश्लेषण करके खुद बनाता है। पौधा अपना भोजन कैसे बनाता है, सूर्य से वो क्या करता है। जैसे मान चलिए मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे ये आपका मान लीजिए कोई पौधा है, ये आपका क्या कोई पौधा है, ठीक है ना। ये पौधा मैं थोड़ा अच्छे से बना देता हूँ, इधर बना देते हैं। ये आपका कोई जो है, ये मान लीजिए कोई आपका ये पौधा है, ठीक है ना। ये इसकी पत्तियाँ हैं, ये इसकी क्या है, पत्तियाँ हैं, और ये इसके जड़ें हैं, ठीक है ना। देखिए अब पौधा अपना भोजन कैसे बनाएगा, वायुमंडल, ये मान लेते हैं वायुमंडल, जो पौधा का पत्ता होता है ना, ये वाला, ये जो पत्ता होता है पौधा का, इस पत्ते के ऊपर होता है आपका हरित लवक। क्या होता है, इस पौधे के ऊपर क्या होता है आपका, हरित लवक होता है। क्या होता है, हरित लवक। अब इस हरित लवक के भी अंदर, होता है आपका पर्णहरित होता है। क्या होता है, पर्णहरित होता है, ठीक है ना। तो हम आपको बताना चाह रहे हैं कि पौधा अपना भोजन कैसे बना लेता है खुद से। वायुमंडल से ले लेगा ये पत्तों में CO2, क्या ले लेगा, ये पत्ता में CO2 ले लेता है। और जो जड़ है, अब जड़ इसका कहाँ रहता है, जमीन के अंदर रहता है। तो जड़ से क्या ले लेता है, पानी ले लेता है। क्या करता है, पानी। तो पानी से जाता है पत्ता में पहुँच जाता है। तो पानी के अंदर क्या होता है, H2O होता है। तो ये CO2 पहले ले लिया है, H2O मिल गया, तो CO2 और H2O मिलकर बना लेता है आपका ग्लूकोज बना लेता है। क्या बना लेता है, ग्लूकोज बना लेता है। यही जो ग्लूकोज बना, इसी को बोलते हैं पौधा का भोजन। क्या बोलते हैं, पौधा का भोजन। तो देखो ये खुद से बनाया है, तो खुद से जो बनाया है उसको क्या बोलेंगे, उत्पादक बोलेंगे। इसलिए हरे पेड़ पौधे क्या होते हैं आपका, उत्पादक होते हैं। इससे प्रश्न कैसे आएगा कि हरे पेड़ पौधे प्रकृति में क्या होते हैं, उत्पादक होते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका उत्पादक आपने समझ लिया होगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं हम उपभोक्ता की, थोड़ा इनको मिटा लेते हैं। तो अब हम देख लेते हैं उपभोक्ता के बारे में। उत्पादक हमने अच्छे से समझ लिया, उपभोक्ता इसको कंज्यूमर बोलते हैं, ठीक है ना। अब देखो उपभोक्ता किसे कहेंगे, बोलेंगे जैविक घटक के वैसे भाग, जैविक घटक के ऐसे बोलेंगे, जैविक घटक के ऐसे जीव, घटक के ऐसे जीव जो भोजन के लिए
जो अपने भोजन के लिए उत्पादक को खाते हैं। किसको खाते हैं? उत्पादक को खाते हैं। उत्पादक को खाते हैं। उत्पादक को खाते हैं, उपभोक्ता कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उपभोक्ता कहलाते हैं। ठीक है ना? ता कहलाते हैं। जैसे कि आपका इसमें हो गया, अच्छा जैसे कि इसमें बाद में आपको बताएंगे, पहले इनको समझा देते हैं। देखिए, जैविक घटक के ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए उत्पादक को खाते हैं। उत्पादक कौन होता है? अभी तुरंत बताएं, हरे पेड़ पौधे जितना भी होता है ना, सब उत्पादक होता है। फसल उत्पादन जो आप कर रहे हैं, गेहूँ मकई जो भी लगा रहे हैं, फल लगा रहे हैं, सब क्या, ये सब उत्पादक हो जाता। तो इन्हीं को जो खाएगा ना, इनको कौन खाएगा? मनुष्य खाएगा, कुत्ता बिल्ली जानवर ये सब खाएगा। तो ये सब क्या हो जाएगा? आपका उपभोक्ता हो जाएगा। ठीक है ना? लेकिन उपभोक्ता में अलग अलग प्रकार होते हैं। उपभोक्ता में क्या होते हैं? अलग अलग प्रकार होते हैं। उपभोक्ता 3 तरह के होते हैं। बेसिकली आपका पहला हो गया प्राथमिक उपभोक्ता। क्या हो गया? प्राथमिक उपभोक्ता। और दूसरा आपका हो गया द्वितीयक उपभोक्ता। द्वितीयक उपभोक्ता। और एक तीसरा आपका हो गया तृतीयक उपभोक्ता। ठीक है ना? वैसे आप जितना भी बना सकते, चतुर्थ भी हो सकता है, लेकिन उतना नहीं होता है, उतना जरूरी नहीं पड़ता है। प्राथमिक उपभोक्ता कौन हो जाते हैं? इसमें आपका आ जाता है शाकाहारी। कौन आ जाता है? शाकाहारी आ जाता है। ठीक है ना? और द्वितीयक में कौन आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा मांसाहारी। कौन आ जाता है? मांसाहारी आ जाता है। ठीक, कौन आता है? मांसाहारी आ जाता है। तृतीयक की बात करें तो इसमें उच्च वर्ग के जंतु आते हैं। कौन? लिख लीजिए, उच्च वर्ग के जंतु। उच्च वर्ग के जंतु आप बोल सकते हैं। ठीक है ना? अब जरा देखिएगा, इसमें प्राथमिक उपभोक्ता में कौन आ गया? शाकाहारी आ गया। शाकाहारी का मतलब हो गया कि जो अपना भोजन क्या करते हैं? खुद से नहीं बनाते हैं, पौधों को खाते हैं। शाकाहारी में बेसिकली कौन हो जाता है? ये आपका हो गया, जैसे कि बोल सकते हैं कि हिरण बोल सकते हैं। किसको बोल सकते हैं? हिरण को। बकरी को बोल सकते हैं, गाय को बोल सकते हैं ना, खरगोश को बोल सकते हैं। तो ये सब जितना बोल रहे हैं सब शाकाहारी होता है। तो ये सब किसको खाता है? ये सब खाता है हरे पेड़ पौधे, यानी कि ये सब किसको खाता है? उत्पादक को खाता है। समझ गए ना? अब बात करते हैं द्वितीयक उपभोक्ता। द्वितीयक उपभोक्ता कौन होता है? आपका मांसाहारी होता है। कौन होता है? मांसाहारी होता है। तो मांसाहारी में जरा देखिएगा, मांसाहारी किसको बोलेंगे? जो मांस खाता है। तो ये किसको खाएगा? ये खा लेगा शाकाहारी को। ये किसको खा लेगा? शाकाहारी को। क्योंकि शाकाहारी किसको खा रहा था? ये खा रहा था आपका उत्पादक को। किसको खा रहा था? उत्पादक को। तो उत्पादक को खाएगा शाकाहारी, यानी कि हिरण बकरी गाय खरगोश। और फिर शाकाहारी कौन खा लेगा? मांसाहारी। मांसाहारी में कौन आपका आता है? शेर आ जाता है, बाघ आ जाता है ना, ये सब आपका आ जाता है। कौन? मांसाहारी में आ जाता है, यानी हिरण बकरी गाय सबको सब जो है शिकार करके आसानी से खा लेता है। अब बात करते हैं ये तृतीयक उपभोक्ता। तृतीयक उपभोक्ता में कौन आपका आता है? उच्च वर्ग के जंतु। जैसे कि आप इसमें बोल सकते हैं बाज भी आ जाता है। कौन आ जाता है? बाज आपका इसमें आ जाता है उच्च वर्ग के जंतु में। ठीक है ना? तो वैसे अगर बोले तो इसमें हम सर्वाहारी को भी रख सकते हैं। उच्च वर्ग जंतु यानी कि इसमें हम जो है ये ना लिखे, इसको हम सर्वाहारी भी बोल सकते हैं। सर्वाहारी में कौन आता है? मनुष्य आता है। कौन आ जाता है? मनुष्य आपका आ जाता है। ठीक है ना? चलिए, ये तो आप शाकाहारी मांसाहारी उच्च वर्ग जंतु आपका समझ गए। ठीक है ना? अब हम बात करते हैं इसमें आगे आहार श्रृंखला के बारे में। आहार श्रृंखला, आहार श्रृंखला के बारे में बात कर लेते हैं। आहार श्रृंखला या इसका एक और नाम है खाद्य श्रृंखला। क्या नाम है? खाद्य श्रृंखला नाम है। ठीक है ना? चलिए, ये खाद को ये वाला खाद मत लिखिएगा। ठीक है ना? ये खाद होता है पौधा के लिए, खाद यहाँ भोजन हो गया। ठीक है ना? तो आहार श्रृंखला या खाद्य श्रृंखला, आप में क्वेश्चन ऐसे आएगा कि आहार श्रृंखला क्या है? एक आहार श्रृंखला बना के हमको दिखाइए। ये प्रश्न आपके एग्जाम में आता है। तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे, ऐसी श्रृंखला जिनमें एक जीव अपने भोजन के लिए अपने भोजन के लिए दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं। दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं, आहार श्रृंखला कहलाते हैं। आहार श्रृंखला कहलाते हैं। ठीक है ना? आहार श्रृंखला कहलाते हैं।
देखिए अब इनको समझते हैं। आहार श्रृंखला या खाद्य श्रृंखला, ऐसी श्रृंखला जिनमें एक जीव अपने भोजन के लिए दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं, उसे क्या कहते हैं? आहार श्रृंखला कहते हैं। देखिए आहार का मतलब क्या होता है? भोजन होता है। श्रृंखला का मतलब क्या होता है? चेन। श्रृंखला का मतलब क्या होता है? चेन। तो बहुत सारे जीव जो है ना यहाँ चेन बनाते हैं। जैसे हम आपको बना के दिखाते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर जैसे घास दे देते हैं। घास को बताइए कौन खाएगा? घास को आपका खा लेता है, टिड्डा खा लेता है। कौन खा लेता है? टिड्डा खा लेता है, टिड्डा। आप फिर देखिए इस टिड्डा को भी कौन खा लेगा? इस टिड्डा को खा लेता है मेंढक खा लेता है। कौन खा लेता है? मेंढक खा लेता है। और फिर इस मेंढक को भी कौन खा लेता है? इस मेंढक को खा लेता है सांप खा लेता है। कौन खा लेता है? सांप खा लेता है। फिर सांप को कौन खा लेता है? सांप को आपको बाज खा लेता है। कौन खा लेता है? बाज को खा लेता है, ठीक है ना। अब बाकी सब अगर मर जाता है तो उसके बदले में कौन आता है? अपघटक आता है। अपघटक शायद छोड़ दिए हैं तो उनको आगे भी हम पढ़ाएंगे। तो ये जो बना रहे हैं आपका, ये क्या बना रहे हैं? एक प्रकार का आपका आहार श्रृंखला बन गया। क्या बन गया? ये आहार श्रृंखला। घास को टिड्डा खाएगा, टिड्डा वही फतिंगा जो हरा टाइप का आपका होता है ना, उसको टिड्डा बोलते हैं। घास को ये खाता है। फिर टिड्डा को मेंढक खा लेता है, मेंढक को सांप खा लेता है, सांप को बाज खा लेता है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये जो बना है, ये क्या बना? एक तरह से चेन बना। घास, टिड्डा, मेंढक, सांप, बाज, ये क्या बना? एक प्रकार का चेन बना। तो चेन बना, किसका चेन बना? यहाँ पर भोजन का चेन बन रहा है। भोजन बने आहार, तो आहार श्रृंखला। समझ गए ना? इसी तरह से प्रश्न आएगा कि आहार श्रृंखला क्या है? एक आहार श्रृंखला बना के दिखाइए। तो इस तरह से आपको बना के दिखा देना, ठीक है ना। तो आहार श्रृंखला समझ गया। अब थोड़ा देख लेते हैं आहार जाल के बारे में। क्या देख लेते हैं? आहार जाल। आहार जाल, आहार जाल भी कुछ है, ज़्यादा नहीं, सीधा लिखेंगे आहार श्रृंखला के जटिल रूप को ही आहार, लिख लीजिए जरा, आहार श्रृंखला के रूप को ही, आहार श्रृंखला के जटिल रूप को ही आहार जाल कहते हैं। को ही आहार जाल कहते हैं। आहार जाल कहते हैं, ठीक है ना। देखिए मैं आपको एक फोटो दिखा रहा हूँ, यहाँ समझ गए होंगे। यहाँ पर बहुत सारा जाल बना रहा था, मतलब इसको ये खा रहा है, इसको ये तो आपको लिख के दिखा रहा है ना। ये आपका आहार श्रृंखला हो गया। अब बहुत सारा उसमें जीव रहता है, इसको ये खा रहा है, उसको ये खा रहा है। तो ये सब क्या बनाते हैं? एक जाल बनाते हैं। जटिल रूप, जटिल का मतलब क्या होता है? बहुत बड़ा। जटिल मतलब क्या होता है? बहुत बड़ा। तो ये क्या बनाते हैं? बहुत बड़ा जीव मिलकर एक जाल बनाने से कहते हैं आहार जाल। आपको फोटो दिख रहा होगा, समझ गए होंगे, ठीक है ना। तो आहार जाल भी आपने समझ लिया। अब थोड़ा उत्पाद अपघटक छूटा था, उनको हम देख लेते हैं, ठीक है ना। इतना आप तब तक उतार लीजिए। अब हम देख लेते हैं अपघटक के बारे में। ये छूट गया था तो इनको हम देख लेते हैं। अपघटक, इनको बोलते हैं डीकम्पोजर बोलते हैं। अपघटक, इनको पहले आप लिख लीजिए परिभाषा, फिर इनको आप समझाते हैं। देखिए ऐसे जीव, लिखिएगा ऐसे जीव, है ना, ऐसे जीव जो पौधों व जंतुओं के, पौधों व जंतुओं के मृत जटिल शरीर, जटिल संरचना को, जटिल संरचना को सरल संरचना में तोड़ देते हैं। सरल संरचना में तोड़ देते हैं, अपघटक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अपघटक कहलाते हैं, ठीक है ना। ये आपका हो गया। अब देखिए इनका पहले उदाहरण लिख लेते हैं, फिर इनको देख लेंगे। उदाहरण जैसे आपका हो गया कवक, हो गया है ना, कवक या जीवाणु, ये दोनों क्या होते हैं? अपघटक का काम करते हैं। कभी कभी कवक के बदले आपको फफूंद भी लिखा मिलेगा, तो सब एक के बात है, ठीक है ना। कवक का दूसरा नाम फफूंद होता है। अब अपघटक क्या होता है? देखिए अपघटक का मतलब होता है तोड़ना। क्या होता है? तोड़ना। वो भी कैसे तोड़ना? बड़ा को छोटे में तोड़ना। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये बड़ा गोला है, इस पर खूब प्रहार किया, कैसे हो गया? एकदम छोटा छोटा में तोड़ दिए, ठीक है ना। सेम उसी तरह यहाँ है। अपघटक कौन होता है? ऐसे जीव जो पौधों व जंतुओं के मृत जटिल संरचना, देखिए जटिल का मतलब क्या होता है? बड़ा। जटिल संरचना को किस में तोड़ देंगे? सरल। सरल का मतलब क्या होता है? छोटा, यानी कि सिंपल, है ना। सरल संरचना में तोड़ देते हैं, अपघटक कहलाते हैं। जैसे कि मान चलिए कि पौधा का मान चलिए कोई पत्ता उत्ता जो है खराब हो गया है, तो उनको फेंक देते हैं, तो कुछ दिन बाद देखिएगा वो पत्ता आपको एकदम टुकड़ा टुकड़ा मिलता है। तो सब क्या करता है? यही कवक जीवाणु क्या करता है? उस पत्ता को तोड़ तोड़ के छोटा कर देता है, ठीक है ना। अब से देखिए जंतु से मान लेते हैं कौवा, गीदड़ कहीं अगर मर जाता है रोड के किनारे, तो देखिएगा कुछ दिन में क्या होता है? उसका पार्ट बहुत छोटा छोटा, कहीं छोटा छोटा हड्डी उड्डी सब ऐसे मिलता है ना, समझ रहे हैं। तो ये क्या करते हैं? उसको क्या करते हैं? बड़े को छोटे में तोड़ देते हैं, यानी कि जटिल को सरल में तोड़ देते हैं। कौन ये करते हैं? कवक और जीवाणु ऐसा काम करते हैं। तो कवक जीवाणु क्या आ जाएंगे?
अपघटक हो जाएंगे। समझ गए ना? तो अपघटक आपका छूट गया, तो ये भी आपका हो गया। अब हम इसमें नेक्स्ट देख लेते हैं, आहार जाल हमने पढ़ लिया था। अब आगे इसमें हम देखेंगे पोषी स्तर के बारे में। तो अब आप लिखिए पोषी स्तर, पोषी स्तर लिखिए, ठीक है ना? पोषी स्तर, देखिए पोषी स्तर क्या होता है? आहार श्रृंखला के विभिन्न स्तरों, आहार श्रृंखला के विभिन्न स्तरों जहाँ पर भोजन का स्थानांतरण होता है, जहाँ पर भोजन का स्थानांतरण होता है पोषी स्तर कहलाता है, पोषी स्तर कहलाता है, पोषी स्तर कहलाता है। अब देखिए पोषी का मतलब होता है भोजन, स्तर का मतलब होता है एक स्टेप। जैसे देखिए आहार श्रृंखला में विभिन्न स्तरों जहाँ पर भोजन का स्थानांतरण होता है पोषी स्तर कहलाता है। ऐसे नहीं समझ आएगा, एग्जाम्पल समझा। जैसे देखिए ये कुछ इस प्रकार से हमने बनाया है, इनको बोलते हैं पोषी स्तर, पोषी स्तर बोलते हैं। पोषी स्तर में क्या होता है? सबसे ज़्यादा जो होता है वो होता है उत्पादक। कौन होता है? उत्पादक होता है। फिर देखिए उत्पादक के बाद थोड़ा थोड़ा यहाँ पर कमते जाएगा, वो होता है उपभोक्ता। तो इनको यहाँ पर हम बोल देंगे प्राथमिक उपभोक्ता, क्योंकि उपभोक्ता बोलिए या प्राथमिक उपभोक्ता एक के बात हुआ, उपभोक्ता। फिर प्राथमिक उपभोक्ता बाद और कमते जाएगा तो ये हो जाएगा आपका द्वितीयक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता। फिर इसमें आएगा तृतीयक आएगा, फिर इसे करके लास्ट में आपका कौन आ जाएगा? लास्ट में आपका आ जाएगा अपघटक। अपघटक क्या होता है? जितना भी जंतु या पादप मर जाता है उनका शरीर, उनको क्या करते हैं? वो छोटे छोटे में तोड़ देते हैं। वही अब देखिए पढ़ा है अपघटक के बारे में। तो अब यहाँ देखिए ध्यान से कि सबसे ज़्यादा देखिए कवर कौन कर रहा है? ये देखिए ये पूरा एकदम ज़्यादा कवर कौन कर रहा है? ये आपका उत्पादक कवर कर रहा है। ज़्यादा कवर कौन कर रहा है? उत्पादक। तो उत्पादक इस पृथ्वी पर क्या होते हैं? ज़्यादा होते हैं। उत्पादक का ज़्यादा होना जरूरी भी है, क्योंकि मनुष्य और जंतु जो भी है, मनुष्य और जानवर जो भी हैं, सब किस पर निर्भर है? उत्पादक पर बहुत ज़्यादातर निर्भर है, ठीक है ना? इसलिए उत्पादक क्या ज़्यादा मात्रा में होते हैं। प्रश्न ऐसे आ गया, उत्पादक कौन होते हैं? तो पहले ही बता दिए उत्पादक कौन होते हैं? आपका हरे पेड़ पौधे होते हैं। कौन होते हैं? हरे पेड़ पौधे क्या होते हैं? उत्पादक होते हैं, ठीक है ना? और प्राथमिक उपभोक्ता, उत्पादक को कौन खाएगा? प्राथमिक उपभोक्ता। फिर प्राथमिक उपभोक्ता कौन खाएगा? द्वितीयक। द्वितीयक को तृतीयक। जब तृतीयक पूरा सब खत्म हो जाएगा तो लास्ट में क्या आएगा? अपघटक। मतलब सबको, जितना भी मरा हुआ शरीर है सबको छोटे छोटे टुकड़े में करके ये खा जाता है, ठीक है ना? इस तरह से। तो अब देखिए इसमें और सवाल कैसे आएगा? ये जो पोषी स्तर है इसमें ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है? तो ये ऐसे होता है, यानी कि एक दिशीय होता है। तो इस पॉइंट को आप लिख लीजिए, इस पॉइंट को लिख लीजिए कि पोषी स्तर में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है, एक दिशीय होता है, ठीक है ना? अब देखिए इसका कहने का मतलब क्या हो गया? एक दिशीय का मतलब क्या हो गया? एक दिशा। एक मतलब एक दिशीय मतलब दिशा। एक दिशीय कहने का मतलब ये हो गया कि ऊर्जा जो ट्रांसफर होगा, मतलब उत्पादक से ऊर्जा कौन लेगा? प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता से ऊर्जा कौन लेगा? द्वितीयक उपभोक्ता। फिर द्वितीयक से तृतीयक, ऐसे सब करके अपघटक में जाएगा। तो ऐसे देखिए नीचे से जा रहा है उत्पाद, यानी ऐसे से ऊपर जा रहा है। ऐसा नहीं होगा फिर अपघटक से ऊर्जा नीचे वाला ले लेगा, फिर इससे, यानी कि द्वितीयक से प्राथमिक, प्राथमिक से उत्पादक, ऐसे ऊर्जा संभव नहीं है। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये वाला गलत है और ये वाला क्या है? सही है। मतलब कह सकते हैं कि ऊर्जा का जो स्थानांतरण होगा, ऊर्जा का प्रवाह जो होगा वो होगा एक दिशा में होता है, ठीक है ना? इस तरह से प्रश्न में आता है। अब इसमें आगे हम देख लेते हैं ऊर्जा प्रवाह का 10%, ऊर्जा प्रवाह का 10% नियम, ऊर्जा प्रवाह का 10% नियम, ठीक है ना? ये भी सवाल आता है एग्जाम में कि ऊर्जा प्रवाह का 10% नियम किसे कहते हैं? इसको लिखिए। देखिए पहले मैं इसको समझा देता हूँ। ऊर्जा प्रवाह का 10% नियम, इसके कहने का मतलब ये है कि एक पोषी स्तर से, मान चलिए यहाँ से यहाँ अगर ऊर्जा जा रहा है तो मात्र वो 10% जाता है। जैसे कि हम बोल देते हैं उत्पादक के पास 100 जूल ऊर्जा है। जूल क्यों लिखें? क्योंकि ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। तो मान लेते हैं उत्पादक के पास जो यहाँ पर 100 जूल ऊर्जा है। अब उस उत्पादक से ऊर्जा कौन लेगा? आपका प्राथमिक उपभोक्ता लेगा। तो कितना लेगा? 10% ही लेगा। तो 100 का अगर 10% हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? तो 100 से कट गया, यानी कट गया, तो कौन सी बचा? 10, यानी कि 10 जूल ही ऊर्जा जाएगा
उत्पादक से प्राथमिक उपभोक्ता में। समझ गए ना, यानी कि इससे कितना गया 10 जूल गया, किस में गया प्राथमिक उपभोक्ता। फिर प्राथमिक उपभोक्ता से ऊर्जा कौन लेगा, द्वितीयक उपभोक्ता लेगा। फिर इससे इसमें कितना जाएगा, फिर भी 10% जाएगा। फिर अब 10 का 10% निकालिएगा तो 1 होगा, फिर उसका ऐसे 10% निकालते जाएगा तो आगे ऐसे चलता जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि ऊर्जा प्रवाह जो है एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में मात्र 10% ही जाता है। पोषी स्तर आप समझ गए, ये जो लाइन बना है ना, उत्पादक के लिए अलग लाइन है, उपभोक्ता के लिए अलग लाइन है, यही होता है पोषी स्तर। और प्रत्येक पोषी स्तर में मात्र 10% ऊर्जा प्रवाह होता है। और यह बात कही थी हमारे लिंडमैन साहब ने, लिख लो, यह नियम लिंडमैन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। यह नियम लिंडमैन नामक वैज्ञानिक ने दिया था, ठीक है। ऑब्जेक्टिव के लिए काफी दिया था, ठीक है ना। तो ऊर्जा प्रवाह का 10% नियम किसने दिया था, लिंडमैन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। इसका डेफिनेशन लिख लीजिए, इसका डेफिनेशन आप लिख लीजिए। ऊर्जा प्रवाह का जो 10% नियम, इसका डेफिनेशन आप लिख लीजिए। समझा तो देवे कि ऐसे भी लिख लीजिएगा, लेकिन फिर भी देखिए ऊर्जा प्रवाह का 10% नियम जो है, लिखेंगे प्रत्येक कोशी स्तर में ऊर्जा का प्रवाह मात्र 10% ही होता है, 10% ही होता है। इससे ही ऊर्जा प्रवाह का 10% इससे ही ऊर्जा प्रवाह का 10% नियम कहते हैं। ये आप डेफिनेशन लिख लीजिए, बाकी समझ ही गए। अब इसका आगे देख लेते हैं ओजोन परत के बारे में। तो आप हेडिंग लगाइए आप ओजोन परत, इसको ओजोन लेयर कहते हैं। ओजोन परत या इसको ओजोन लेयर इसको ओजोन परत के बारे में प्रश्न आता है। ओजोन परत के बारे में लिखिए, यह हमारी सुरक्षा कैसे करता है, इनको हमें बताइए। बात करते हैं पहले ओजोन का। ओजोन थोड़ा सा सही कर देते हैं। ओजोन पृथ्वी की सुरक्षा करने वाला एक कवच, सुरक्षा करने वाला एक कवच है, जो सूर्य से आती हुई पराबैंगनी किरण से रक्षा करती, ठीक है। ये आपको ओजोन परत। और देख लीजिए इसमें एक से समझ लीजिए, ओजोन परत जो है, ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है, समताप मंडल में पाई जाती, ठीक है ना। अब इनको हम समझ लो। ओजोन क्या है, ओजोन तो एक अणु है। ओजोन क्या है, ये अणु है जिनका सूत्र होता है O3। लिख लीजिए इसको, ओजोन का सूत्र क्या होता है, O3 होता है। ये एक प्रकार का अणु होता है। अणु क्या होता है, विभिन्न प्रकार के परमाणु जब आपस में मिलते हैं तो अणु का निर्माण होता है। तो यहाँ O3 को है, तो एक से ज्यादा है तो ये अणु बन जाता है। तो लेकिन यहाँ बात हो रहा है ओजोन परत का। ओजोन का सिर्फ नहीं, ओजोन परत का। तो बहुत सारे ओजोन का अणु मिलकर ओजोन परत का निर्माण करते हैं। तो ओजोन परत कैसे लिखा गया नाम है, ओजोन पृथ्वी की सुरक्षा करने वाला एक कवच है। जैसे देखिए, जो सूर्य आपका है, सूर्य से जो रोशनी आपका आता है वो एक किरण के रूप में आता है। उस किरण का नाम है पराबैंगनी किरण, जिनको हम शॉर्ट में यूवी रेज भी बोलते हैं, अल्ट्रावायलेट किरण रेज इनको बोलते हैं, ठीक है ना। हिंदी में इसको पराबैंगनी किरण बोलते हैं। तो पराबैंगनी किरण इतना खतरनाक होता है कि डायरेक्ट अगर किसी के ऊपर पड़ जाए उनको वहाँ पर कैंसर का बीमारी होता है। जैसे मान लीजिए त्वचा पर पड़ जाएगा डायरेक्ट पराबैंगनी किरण, तो त्वचा कैंसर हो जाएगा। आंख पर हल्का ही पड़ गया तो मोतियाबिंद हो जाएगा। इतना खतरनाक होता है हमारा पराबैंगनी किरण। अगर मान चलिए कि ओजोन परत नहीं होता तो सूर्य से जो पराबैंगनी किरण आता है डायरेक्ट पृथ्वी पर आता है, तब तो त्वचा कैंसर एकदम आम बन जाता है यहाँ पृथ्वी पर। मोतियाबिंद सबको हो जाता है, युवा बूढ़ी जो भी सबको हो जाता है। तो इसी
इसी से हम बचाने के लिए ओजोन परत होता है। ओजोन परत क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमारा पृथ्वी है, ये हमारा पृथ्वी है। पृथ्वी आपका ऐसे ही नहीं है, पृथ्वी को सुरक्षा करने वाले बहुत प्रकार के परत है। टोटल कितना परत है, 5 परत है। कितना परत है, 5 परत, जिसमें क्षोभमंडल, वायुमंडल, समतापमंडल, ये आपका है, ठीक है ना। तो 5 परत टोटल है, 1 2 3 4 5। तो कोई भी चीज आता है, जैसे मान लीजिए यहाँ सूर्य है, सूर्य से रोशनी आ रहा है, डायरेक्टली थोड़ी पृथ्वी पर चल रहा था, इसको पहले परत सबसे गुजरना पड़ता है, तब आता है कहीं जाके आपका सूर्य से रोशनी, तारा से रोशनी आता है। वो भी ऐसे नहीं आ जाता है, वो भी आपके वायुमंडल से, जो भी वायुमंडल का परत है, इन सभी से डंप किया जाता है, यानी कि तब हमारी पृथ्वी पर पहुंचता है, ठीक है। तो समताप मंडल क्या करता है, मतलब यहाँ पर समताप मंडल है, जैसे सूर्य से किरण आया पराबैंगनीकरण, तो बहुत सारा पराबैंगनीकरण को जैसे आता है तुरंत उठा के उधर फेंक देता है, यानी बोल सकते हैं परावर्तित कर देता है। क्या कर देता है, परावर्तित। परावर्तित का मतलब जिधर से आया उधर उठा के फेंक दो, उसको परावर्तित बोलते हैं। जितना भी सूर्य का पराबैंगनीकरण आता है, ओजोन क्या करता है, ओजोन परत को क्या करता है, उधर उसको परावर्तित करता है, ताकि पृथ्वी पर ना पहुंच पाए और हानि नहीं हो। तो ये काम कौन करता है, ओजोन परत करता है, ठीक है ना। और ये कहाँ पाई जाती है, समताप मंडल में पाई जाती है। अब देखिए ओजोन का निर्माण कैसे होता है, बनता कैसे, इनको देखा। ओजोन का सूत्र पता है, O3 होता है, आता भी है कि ओजोन का हमें सूत्र पता है, ये तो O3 होता है। अब बात करते हैं ओजोन कैसे बनता है। ऐसा तो नहीं कि ओजोन पहले से मौजूद है, नहीं, ओजोन बनता है प्रकृति में। कैसे बनता है, देखो देखिए, ऑक्सीजन आप बहुत अच्छे से जानते हैं, वायुमंडल में हमारा जो पढ़ते हैं उनमें ऑक्सीजन 21% काफी मात्रा में है। होता क्या है, जैसे इस ऑक्सीजन पर, ऑक्सीजन हमारे पास गैस है वायुमंडल में, उनमें जैसे ही यूवी रेज यानी कि सूर्य का किरण जैसे आया, यानी बोल सकते हैं यूवी किरण, क्या बोल सकते हैं, यूवी किरण। आप इसको यहाँ पर हिंदी में पराबैंगनीकरण भी लिख सकते हैं, जगह जगह शॉर्ट में लिखे यू माने अल्ट्रा, वी माने वायलेट, पराबैंगनीकरण। तो ऑक्सीजन पर जैसे ही यूवी किरण आके लगता है ना, तो इनको ये 2 भाग में तोड़ देता है। बोल सकते हैं कि O+O में तोड़ देता है, कौन, यूवी किरण तोड़ देता है। अभी ओजोन नहीं बना है, ओजोन क्या होता है, O3 होता है। जब इनको O+O में तोड़ देता है, तो अभी भी हमारे पास बहुत सारे ऑक्सीजन है। तो अब जो ऑक्सीजन आता है ना, यही ऑक्सीजन अब इससे क्रिया करके हमारा बना लेता है, O3 बना लेता है। इस प्रकार देखिए O3 आपका बन गया, यानी कि ओजोन जो है डायरेक्ट नहीं बनता है, जैसे कि आपका ऑक्सीजन डायरेक्ट रूप से मौजूद है, नाइट्रोजन, आर्गन, क्रिप्टॉन जो भी है आपका डायरेक्ट रूप से मौजूद है, लेकिन ओजोन डायरेक्ट मौजूद नहीं होता है, वो उनको बनाया जाता है यूवी किरण द्वारा। यूवी किरण इस पर जाएगा, O+O टूटेगा, फिर O2 में O आएगा, O3 आपको इस तरह से ओजोन का निर्माण होता है, ठीक है ना। अब देखिए ओजोन परत को हानि भी है, ओजोन परत को क्या है, काफी हानि भी है। ओजोन परत अगर हानि हो जाएगा, ओजोन परत में अगर ज्यादा हानि हो जाएगा, फिर क्या करेगा, कि सूर्य से जो पराबैंगनीकरण आएगा उससे हम कोई रक्षा नहीं कर पाएगा, पृथ्वी पर बहुत सारे कैंसर हो जाएंगे, त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद जो भी है। तो इनको हानि कौन पहुंचाता है, तो लिख लीजिए इस पॉइंट को, ओजोन परत को सबसे ज्यादा जो हानि होता है, लिख लीजिए ओजोन परत को, ओजोन परत को CFC गैस से ज्यादा, CFC गैस ज्यादा हानि पहुंचाती है, ज्यादा हानि पहुंचाती है। देखिए ओजोन परत को सबसे ज्यादा हानि क्या है, CFC गैस। देखिए CFC का मतलब होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये CFC गैस जो है सबसे ज्यादा हानि पहुंचाता है ओजोन लेयर को। CFC गैस बनता कैसे है, देखिए आप जो घर में AC फ्रिज चलाते हैं ना, उससे निकलता है आपका CFC गैस। तो जितना ज्यादा AC फ्रिज का इस्तेमाल होगा इस पृथ्वी पर, उतना ज्यादा ओजोन को हानि होगा, ओजोन का हानि हुआ तो मनुष्य को हानि होगा, समझ रहे ना। तो इसलिए CFC गैस का इस्तेमाल कम किया जाए। ये मानव निर्मित गैस है, ये क्या है, मानव निर्मित गैस है। मानव निर्मित मतलब मानव ही इसको बनाता है, एसी फ्रिज चलाएगा तो ये सब निकल भी करेगा CFC, ठीक है ना। CFC कम उपयोग करिए, ओजोन को बचाया जाएगा। तो इस तरह से आपका जो है ये चैप्टर आपका पूरा खत्म हो गया, एक भी प्रश्न इससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है ना।